हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 002 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को तलाश रहे हैं या फिर वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि कल जो मैंने क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोड किए थे और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर जो क्वेश्चन बताए थे आपने उन में से पूरे के पूरे 4 सेम टू सेम क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन ऐसा था जो घुमा के आया लेकिन था आपकी ही वीडियो का। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर मुझे इतनी रात को इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वीडियोस को ढूंढ रहे थे, आपके मित्र रहेंगे तो आप उन्हें शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो सब्जेक्ट का नेम है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं हैं। इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार ही कहते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर वीडियो से ही कंटिन्यू करके समझते हुए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से तब लिख पाओगे तब जब आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर्स में से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें एक्चुअल में आंसर में लिखना क्या है ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर एक चीज है कि अब की बार क्योंकि टाइम कम था मेरे पास, तो मैं आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम में भी नहीं लिख पाया, इसमें मैंने केवल हिंदी मीडियम का उपयोग किया है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा को समझने में यथार्थवादी सिद्धांत और नव यथार्थवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का ये है। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारी इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस है जो आप सभी के काम की वीडियोस है और इसमें हमने ऑलमोस्ट आप सभी के एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर रियलिज्म, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद पढ़ना है तो देखो हमने दोनों के दोनों टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ये भी देख सकते हैं। यथार्थवाद और नव यथार्थवाद होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप मेन आंसर आप वहीं से करने की कोशिश करना। यथार्थवाद एक जो कि इसे इंग्लिश में हम रियलिज्म कहते हैं और नव यथार्थवाद को नियो रियलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर यथार्थवाद एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसे दृष्टिकोण को दिखाता है जो वास्तविकता में जीने की बात करता है या फिर कहता है कि दुनिया को उस एक ऐसी दृष्टिकोण से देखो जैसा कि विश्व रियल में है। अगर आप लोग विश्व को उदारवादी दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो उदारवादी दृष्टिकोण एक अलग है। जैसा कि अलग क्वेश्चन भी हमने बनाया है कि उदारवादी और नव उदारवादी, तो ये दोनों क्वेश्चन ये मत सोचना कि यहाँ यथार्थवाद गलती से उदारवाद में बदल गया है या नव यथार्थवाद गलती से नव उदारवाद में बदल गया है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और बिल्कुल न्यू वीडियो है, ये ऐसी अपडेट वीडियो है। मुश्किल से मुश्किल पेपर भी बनेगा ना तो यही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो यथार्थवादी क्या होता है, जो कि वास्तविकता की बात करता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 हमारे मूल रूप से सिद्धांत शामिल होते हैं। इसके अंदर एक तो हम शक्ति संघर्ष देखते हैं, दूसरी बात राष्ट्रीय हित अपना देखा जाता है और साथ ही साथ में राष्ट्रीय हित के साथ में हर एक देश क्या करता है, अपनी शक्ति की अवधारणा को बढ़ाता है। इन तीनों टॉपिक्स को आपको इसमें बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे क्लासिकल यथार्थवाद पूछा जाए तो सिंपली यथार्थवाद आपको लिखना है। अगर आपसे हंस जे मार्गेनताउ के विचार पूछे जाए तो भी आपको यथार्थवाद को ही एक्सप्लेन करना है। लेकिन जैसे ही आप सभी से नव यथार्थवाद पूछेगा तो इसका आंसर बदल जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। नव यथार्थवाद में एक तो आप सभी के राइटर EH कौर और नव यथार्थवाद के अंदर आप सभी के और भी विद्वान इसके अंदर आएंगे। तो जो मैंने आपको नव यथार्थवाद की वीडियो रिकमेंड की है तो आप नव यथार्थवादी सिद्धांत जो है आप कोशिश करना, केवल 10 मिनट में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप इसको 2x की स्पीड से समझेंगे तो ये 5 मिनट में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा को समझने में उदारवाद और नव उदारवाद की क्या मुख्य भूमिका है या इसका वर्णन करें। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि विश्व में कहती है कि युद्ध ऐसे देशों के बीच में बिल्कुल भी नहीं होते जिनके एक जैसे हित होते हैं। युद्ध दुनिया में केवल इसलिए होता है क्योंकि जो एक जैसी व्यवस्था ना होने की वजह से वो संघर्षपूर्ण रहती है।
अगर पूरी दुनिया में एक जैसी व्यवस्था कायम हो जाए, पूरी दुनिया एक ग्लोबल कम्युनिटी बना ले, पूरी दुनिया एक ऐसा संसार बना ले जहाँ पर अगर किसी भी बात को लेकर विवाद हो तो वो कानूनों के जरिए हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो उदारवाद के अंतर्गत विचारधारा आती है। तो उदारवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा आपको क्लियर करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कल ही आपका एग्जाम होने वाला है या आपका जल्दी एग्जाम होगा, तो आप केवल क्वेश्चंस को देखिए और डिटेल आंसर को समझने के लिए डिटेल वीडियोस का उपयोग कीजिए। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अब ये क्वेश्चन आता था, फिर इसमें मैं टाइम दे दूं तो उस बच्चे का टाइम खराब हो जाएगा। इसीलिए जो भी आपको वीडियो देखनी है सेपरेटली वीडियो है, उससे अच्छा वीडियो आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, और वहां से आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है भूमंडलीकरण। सबसे पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, भूमंडलीकरण इसे ही हम वैश्वीकरण भी बोलते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो पेपर में किसी तरीके का आपसे शब्द उपयोग किया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण तीनों एक ही बात है, पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और भूमंडलीकरण के राजनीतिक प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पक्का करके जाना है। इन क्वेश्चनों में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पक्का पक्का करके ही जाना है, जो आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको ये भी पक्का करना है, क्योंकि इसकी भी, इन तीनों क्वेश्चनों की रिपीट होने की प्रबल संभावना है। इनमें से एक आपको क्वेश्चन पेपर में पक्का दिखेगा। तो राजनीतिक परिणाम की बात करें भूमंडलीकरण की, तो बहुत सारे राजनीतिक परिणाम हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो जो हमारी सरकार है वो कैसे प्रभावित हो रही है। सरकार को नई नई टेक्नोलॉजीज मिल रही है, सरकार ऐसे देशों के साथ अपने संबंध आसानी से स्थापित कर पा रही है जिन देशों के साथ हमारे पहले अच्छे संबंध नहीं थे। सरकार के पास में जो वैश्वीकरण की वजह से हम देख रहे हैं नई नई तकनीकें मिल रही है, और इन नई नई तकनीकों का उपयोग करके वो शासन प्रबंधन चलाने में आसानी हो रही है। दुनिया भर का व्यापार जो है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सामने नई नई प्रकार की चुनौतियां भी आ रही है। जैसे उनका दायरा कमजोर होता जा रहा है, वो केवल शासन, संविधान और संविधान निर्माण ऐसे सब चीज़ों, या संविधान संशोधन ऐसे सब चीज़ों पर ही क्या कहते हैं सीमित होती जा रही है। हमारी सरकार का जो राज्य का दायरा है वो कमजोर होता जा रहा है। सरकार अपनी जो भूमिका पहले टैक्स की, संचार की, ये सारी की सारी अपने हाथ में रखती थी, कि वो सारे की सारी व्यवस्था इनके हाथ से निकलती जा रही है। सिटीजनशिप के मामले में बात करें तो यहाँ भी हमें कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि राजनीतिक रूप से हमारी सरकार के ऊपर भूमंडलीकरण का बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी सरकारें जो हैंगी वो अपनी मर्जी, इच्छा अनुसार पहले टैक्स लिया करती थी, अपने हिसाब से अपने देश की पॉलिसीज बनाई करती थी। अब काफ़ी हद तक, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टरों को आकर्षित करना है अपने देश में, तो उन्हें ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ती है जो इनके इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदेमंद हो और इनके लिए तो हो ही हो। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसकी भी देखने की आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है। क्या भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, मध्य शक्ति है अपने, या तो उभरती हुई महाशक्ति या फिर मध्य महाशक्ति? ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे बीसी पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जब भारत के साथ जुड़ जाता है तो ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम भारत देश में ही रहते हैं। तो भारत की उभरती हुई महाशक्ति कैसे है, तो इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि भारत एक उभरती हुई या संभावित महाशक्ति कैसे है। इस शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। 3000 लोगों ने देख चुके हैं, 99% लोगों को भाई पसंद आया ये वीडियो, बाकी 1% कौन इस दुनिया के थे मेरे को पता नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि क्या भारत को बढ़ती हुई महाशक्ति है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर हम भारत की अच्छाई करेंगे। जैसे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसीलिए हम कह सकते हैं भारत के पास में दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मियों में एक है हम भारतीय देश में। अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत का जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पास में जो श्रम शक्ति है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है। भारत के अंदर बात करें तो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने वाला बहुत बड़ा बाजार है। भारत विकासशील देशों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर या विकासशील देशों में अपनी एक अलग ही भूमिका निभाता है। तो उससे भी हमें पता चलता है भारत को उभरती हुई महाशक्ति के रूप में कहा जा सकता है। भारत का जो इसरो है, आप देखोगे ये विश्व में स्पेस एजेंसी में कितना नाम कमा रहा है, तो भारत को उभरती हुई महाशक्ति कही जा सकती है। बाकी डिटेल से मैंने वहां पर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्वीकरण का है, इससे भी बार बार क्वेश्चन आता है। वैश्वीकरण के कारण मानव सुरक्षा अत्यधिक संवेदनशील हो गई है। मानव सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण हम देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण हमारे फोन, मोबाइल या हमारा जो पर्सनल डेटा है उसके बार बारी लीक होने की संभावना रहती है। साइबर अटैक जिसको आप कहते हो। वैश्वीकरण के कारण आज जैसे हमने देखा था भोपाल गैस त्रासदी हुई, भारत के अंदर जो MIC गैस जो थी,
हम देखते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपाहिज हो गए। तो यहाँ पर वैश्वीकरण की वजह से आपने देखा होगा भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें आपने देखा था यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, और वहाँ से जब गैस लीक हुआ, क्योंकि यूनियन कार्बाइड जो थी क्या करती थी, खाद बनाती थी या फिर आप कह सकते हो पेस्टिसाइड्स बनाती थी जो किसानों के लिए फायदेमंद होता था, लेकिन उसमें गलती से पानी मिलने के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आ रही है, तो अपने फूड या और तरह की चीज़ों को बेच रही है, उससे हो सकता है हमारे देश के लोगों को बहुत तरह तरह की बीमारियां भी हो रही है। तो मानव सुरक्षा जो है वो एक गंभीर विषय बन चुका है। ये 3 पॉइंट तो बिल्कुल आपके सोने पे सुहागे वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट फिर भी आपको करके जाना है। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चनों की तुलना में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी लिस्ट में तो इंपॉर्टेंट जरूर है, तो इसको भी एक बार आप जरूर देखेंगे। पहली बात तो निर्जातीयता क्या होती है, जिसे हम एथिक्स बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने प्रारंभिक जीवन जिस प्रकार से स्टार्टिंग में लोग जी रहे थे उन्हीं जीवन को आज भी जीना चाहते हैं। ये इंडिजीनियस पीपल के रूप में आप इन्हें परिभाषित कर सकते हो, मूल निवासियों के रूप में परिभाषित कर सकते हो, जो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने पहनावे या फिर अपनी पहचान से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते। और अगर हम देखें तो वर्तमान समय में इनके बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इनसे इनकी संस्कृति छीनी जा रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, पश्चिम की तरफ या और इलाकों की तरफ क्या किया जा रहा है, इन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें और आगे भगाया जा रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। इनसे अगर हम देखें तो जो इनके देसी उद्योग थे वो उद्योग खत्म किए जा रहे हैं, इनकी पहचान लुप्त होती जा रही है, इन्हें दूसरी जगहों पर विस्थापित किया जा रहा है, और साथ ही साथ में अपना कल्चर ये भूलते जा रहे हैं। इस वजह से बहुत जगहों पर हमें इसके आंदोलन वृद्धि होती हुई। तो निर्जातीयता के आंदोलन क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति को बनाए रखने में सुरक्षा या विश्व की शांति या सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की क्या भूमिका है। तो यूएनओ की बहुत भूमिका है। अगर हम देखें तो विश्व में शांति बनाने के लिए इसने आईसीजी बना रखी है। आईसीजी, अब आप बोलोगे क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर देशों के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद है, अगर देशों के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद है, संघर्ष है, उनके बीच में मतभेद है, तो उन मतभेदों को सुलझाने में ये जो संस्था है वो काम करती है। हमने एससी के बारे में भी सुना होगा। एससी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट नहीं बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल है। विश्व में 5 देश ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता वीटो पावर प्राप्त है, और वो 5 देश विश्व में कभी भी शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन पे उनकी भूमिका मुख्य भूमिका मानी जाती है। अगर वो अपनी वीटो का प्रयोग करते हैं तो वो फैसला जो ले रहे होते हैं वो फैसला नहीं ले पाते। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अंदर 1-2 बातें और भी है। विश्व शांति बनाए रखने में इन्होंने बहुत सारी अपनी संस्थाएं बना रखी है, जैसे शांति बनाए रखने में, हथियारों की होड़ को कम करने में, देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने में, व्यापार को बढ़ाने में, राजनीतिक मंच प्रदान करने में यूएनओ की बहुत ज्यादा भूमिका है। तो आपने अगर यूएनओ वाली वीडियो नहीं देखी हमारी तो आप यूएनओ वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने यूएनओ के बारे में बता रखा है। और भी जैसे इसकी बहुत सारी संस्था है, जैसे मानवाधिकारों की रक्षा करने में बात करें तो UNHRC ह्यूमन राइट कमीशन जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और ऐसे HCR है। एक है रिफ्यूजीज के लिए भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। तो इस तरीके से आप देखोगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जैसे यूनेस्को है, आप देखोगे यूनिसेफ है। तो ऐसी बहुत सारी इनकी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर देशों के बीच में पर्यावरण को सुरक्षा करने में, मानव सुरक्षा करने में, विश्व में शांति स्थापित करने में अपनी भूमिकाओं को प्रभावकारी रूप से निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के पश्चात सुरक्षा के बदलते हुए आयामों को बताइए। शीत युद्ध के बाद में, जैसे हमने देखा जो शीत युद्ध के बाद में जो परमाणु हथियार है उसकी जो है वृद्धि पर रोक लगाया है, क्योंकि विश्व के अधिकतर देश परमाणु शक्ति संपन्न बनने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात अगर हम देखें तो विश्व में अगर हम देखें जो बड़े बड़े युद्ध थे उन्होंने आतंकवादी जैसी घटनाओं का उपयोग, या फिर विश्व के अंदर देशों की सरकार, जिन देशों में बहुत ज्यादा संसाधन है उन देशों में कभी भी विकसित देशों ने स्थायी रूप से एक मजबूत सरकार को बनने ही नहीं दिया। तो ये भी हमारे लिए कंसर्न का विषय है कि भाई विश्व में सुरक्षा का आयाम बदल रहा है। विश्व में बदलता सुरक्षा आयाम हमें आजकल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से सुरक्षा देने में भी असमर्थ है। नए नए सुरक्षा के थ्रेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, हैकिंग हो गई, या फिर हमारे देश के अंदर और
और जो लोग हैंगे उनको उनको आज तरीके से बौद्धिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है या फिर लोगों के मानसिकता को बिल्कुल ही सीमित कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक आज के ज़माने में विकसित देशों की द्वारा चली गई एक रणनीति है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आज अब जब जैसे हम अपने टाइम पे मैं पढ़ता था, मैं आपको बता दूं तो हमारे टाइम पे वैसे फ़ोन तो था, पर यूट्यूब पे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो उस टाइम इतने टीचर नहीं थे टीचर, बट जिस हिसाब से हम क्वेश्चन का एनालाइज करके आपको बताते हैं कि जो बच्चा पेपर के कुछ दिन पहले भी पढ़ना शुरू कर रहा है, पूरे साल भी उसने नहीं पढ़ा, अगर हम हमारी हेल्प वो ले रहा है तो वो बिना पैसे बिना रुपये खर्च किए भी वो अच्छे तरीके से पास हो पाता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। लेकिन एक ज़माना हमारा था जब हमको बुक्स खरीदनी पड़ती थी, बुक्स से नोट्स बनाने पड़ते थे, पेपर से पहले बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता था। तो ये आप देखो तो आजकल के जो चाहे स्कूलिंग के बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेजेस के बच्चे, आप तो मास्टर्स के भी हो, तो उन बच्चों की जो मानसिकता है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है स्टडीज़ को लेकर या और चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से वो जीवन में आगे कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो मानव के लिए ये भी एक सुरक्षा का विषय है कि मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी जो एकाग्रता है उससे थोड़ा सा दूर भटकता जा रहा है। यहाँ पर हम इसको भी कंसर्न को इसमें रेज करना चाहेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है हमें? मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक के आपको विचार बताने हैं, और आंद्रे गुंटर फ्रैंक के विचार नहीं तो आपको एम्यूनिल वॉलस्टीन के विचार आप लोगों को पता होने चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है। ये बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे देश है जो अमीर है गरीब है। जो अमीर देश है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी है, चाहे वो IMF की बात करते हैं, चाहे वो WB की बात करते हैं, चाहे वो WTO की बात करते हैं, चाहे वो UNO की बात करते हैं। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों ने कुछ ऐसी संस्थाओं को निर्माण कर रखा है जिसके जरिए ये गरीब पिछड़े जो देश है या फिर जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों को वो आज विकसित देश दोहन कर रहे हैं, या फिर उन देशों में विकास के नाम पर वो अपनी कंपनियों को ले जाकर वहाँ से अधिक आर्थिक लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अमीर देशों के द्वारा गरीब देशों का शोषण किया जा रहा है। अमीर देश आज सक्सेसफुली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जहां पर बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन वहां पर एक स्टेबिलिटी कभी लाने ही नहीं देते। वहां पर आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर या फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो ये सारी के सारे कंडीशन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें वर्ग संघर्ष को दिखाता है। और कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो मार्क्सवादी थ्योरी है उसमें हमेशा दो वर्ग बनाए जाते हैं। एक वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग होता है, एक बुजुर्ग वर्ग। बुजुर्ग वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से विकसित देशों के द्वारा हमेशा गरीब देशों का शोषण किया जाता है। गरीब देशों की संसाधनों को छीन लिया जाता है। गरीब देशों से अगर हम देखें अधिक से अधिक वो उनके संसाधनों का उपयोग करके लाभ भी कमाते हैं, क्योंकि गरीब देशों के पास में अच्छे संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने संसाधनों को उपयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के मूल उद्देश्य या फिर विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताना है। तो लगभग लाख से प्लस लोगों ने वीडियो देखा है। आप डायरेक्टली लिखोगे विश्व व्यापार संगठन बाय सोल सॉल्यूशन सर, तो उसके कार्य वगैरह आ जाएंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तब भी तो आप मुझसे पूछ लोगे, क्योंकि आसान टॉपिक है, आप वहां पर उसको समझ लेना। नहीं समझ में आता, नहीं दिक्कत होती, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपके सामने अपना नंबर भी शो कर दे रहा हूँ। वैसे मेरे को शुरू में ही नंबर देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे पाया, तो कोई बात नहीं। आप लोग अगर कोई भी डाउट है अगले पेपर के लिए, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप वैसे पूछना चाहें तो आप वैसे भी इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व की राजनीति में चीन एक सुपर पावर है। जैसे भारत एक सुपर पावर हमने बात करी, वैसे चाइना के बारे में बताना है। आप सभी को पता है कि अमेरिका को अगर कोई देश वर्तमान समय में चुनौती दे सकता है तो वो चीन है। चीन भविष्य में कहा जाता है कि जिस स्पीड से चाइना बढ़ रहा है 2040 तक वो अमेरिका को विकास गति में पीछे छोड़ देगा, और अमेरिका डायरेक्टली चाइना को काउंटर करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं चाइना के व्यापार को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है, या फिर चाइना से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना का अल्टरनेट दुनिया में बन जाए, जैसे भारत हो गया या और कंट्रीज भी है। चीन एक उभरती हुई महाशक्ति आर्थिक व्यवस्था की वजह से कही जाती है, राजनीतिक व्यवस्था की कही जाती है। आप सभी को पता है कि चीन जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य है। चीन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है। उत्पादन के मामले में चीन जो है वो विश्व में नंबर 1 नंबर पे है। चीन जो है किसी भी चीज़ की कॉपी बना लेता है। चीन का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की तुलना में काफ़ी हाई है। चीन के अंदर अगर हम बात करें परमाणु हथियार भी है। बहुत सारी बातें ऐसी, जैसे इंडिया के बारे में हम बताते हैं वैसे ही चाइना के बारे में भी हम कह सकते हैं।
अगली चीज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राज्य की सुरक्षा में नारीवादी दृष्टिकोण को, इसमें आपको J.N. टिग्नर के विचार बताने हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने में नारीवादी दृष्टिकोण को व्याख्या करना चाहिए। मैंने बताया नहीं आपको, और भी इंपॉर्टेंट कोई हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बता दूं, पिछले 2 साल से पेपर इतना खतरनाक बन रहा है ना आप लोगों का, कि जिन बच्चों ने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, तो वो लोग, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो भी देखी है तो आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे एक दिन पहले मैं एक सेंसा बन जाऊं, तो वो काम आप शायद पेपर में ना कर पाओ। यहाँ पर चीज़ें सारी समझ के भी जाओ, लेकिन पेपर के अंदर आपसे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कर सकते थे, लेकिन आप वो नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट जो है मध्य शक्ति को लेकर है, मिडल पावर को लेकर है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो भी नहीं देखी है तो आप देखिए, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से अधिक मिनटों तक शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1960 के दशक में क्या प्रयास किए गए। तो 1960 के दशक में कई प्रयास किए गए। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है आपसे। एनपीटी और सीटीबीटी के प्रावधान, यहाँ पर टी भी है, सीटीबीटी के, एक सेकंड मैं लिख ही देता हूं, सीटीबीटी के प्रावधानों की व्याख्या करें। आपसे ये पूछा जा सकता है, प्रावधानों की क्या करें, व्याख्या करें। तो ये सेम क्वेश्चन है। 1960 के दशक में आपको पता है 1967 पे एनपीटी करने की बात हुई, लेकिन 1968 तक इसे लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि परमाणु का प्रसारण नहीं होगा। अब और प्रसारण नहीं होगा परमाणु का। सीटीबीटी में ये कहा गया कि परमाणु को अगर हमें परीक्षण करना है, तो ना तो हम उसको जल में परमाणु परीक्षण करेंगे, ना ही हम स्पेस में करेंगे, और ना ही हम उसको वायुमंडल में करेंगे। तो ये बंदिशें लगाई गई थी सीटीबीटी के अंदर। तो हम देखेंगे इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने आप लोगों के लिए जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन भी पक्का मिल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सभी को बता रखे हैं। असीरता का सिद्धांत को, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से हमने बता भी रखा है। यहाँ पर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, आप इसको प्ले करके भी देख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। गुटनिरपेक्षता मतलब नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम और नेम की प्रासंगिकता का वर्णन करना है आपको। नेम की प्रासंगिकता, तो ये क्वेश्चन भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, गुटनिरपेक्षता आंदोलन आप सभी को बताया 1955 में बाडुंग सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई। 5 देश इसके संस्थापक माने जाते हैं, भारत, चीन, भारत है, इंडोनेशिया है, फिर घाना है, मिस्र है। ये सारे के सारे 5 देश आपके जो है आपको इसके अंदर लिखने आएंगे। उनके नेताओं के बारे में मैंने बता रखा है। इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली सर्च कर लेना यूट्यूब पे, डायरेक्टली सर्च कर लो यूट्यूब पे, गुटनिरपेक्षता बाय सोल सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा। इस पे भी हो सकता है प्लेलिस्ट में ना हो, लेकिन नाम मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, आतंकवाद से क्या समझते हैं और आतंकवाद के क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और कारणों को बताइए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करा रखा है। ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया था, इसीलिए मैंने काट दिया है, तो आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। क्या आपको लगता है प्राप्त करना चाहिए। तो अपने पक्ष में उत्तर दिया। तो जी हाँ, हम भारत में रहते हैं, क्योंकि केवल 5 ही देश, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, इन केवल देशों के पास में ही क्या है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता। तो हम चाहते हैं हमारे देश को भी मिले। ठीक उसी प्रकार से अब इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारण किए गए। तो इसमें एक आ गया है कि कुछ बड़ी देश की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, भाई सेना मजबूत होनी चाहिए, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए, देश में इतनी विविधता और साथ ही साथ में भौगोलिकता होनी चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नुमाइंदगी हो। तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। और इसके अलावा कोफी अन्नान ने जांच शुरू कराई थी, जिसमें सच में पाया गया कि सुरक्षा परिषद जो है विश्व में सच मायने में नुमाइंदगी नहीं करती, इसीलिए इसके अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखो, सतत विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, पहले आपको मैं ये बता दूं। तो सस्टेनेबिलिटी विकास करने का एक वो तरीका होता है जिसमें
हम अपने संसाधनों का कुछ इस प्रकार से उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का क्या कर सके, उपयोग कर सके। लेकिन सतत पोषणीय विकास जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है, अगर इस हिसाब से हम विकास नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारे प्राकृतिक संसाधन समाप्त होंगे, दूसरा प्रदूषण जैसी समस्या समाप्त हो हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी, तीसरी बात करें तो भविष्य में विकास नहीं होगा और दोबारा से हमें क्या करना होगा, विकास की जगह हम पिछली अवस्था जो है हमारी उन अवस्था में हम क्या करेंगे, आने लगेंगे। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के पश्चात बदलाव देखे जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव है, तो शीत युद्ध के बाद में जैसे अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया जो है, यूएनओ के अंदर बहुत से नए देशों का आगमन हुआ, भारत चीन जैसे देश काफी तेजी से उभरने लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ या फिर वैश्वीकरण और उनकी जो नीतियां हैं उनका बहुत अधिक प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे थे जहां पर वैश्वीकरण नहीं था, वहां पर वैश्वीकरण आ गया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको लगता था कि शीत युद्ध के पूरे काल में पूंजीवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है या समाजवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो दोनों का जो डाउट था ये डाउट खत्म हो गया। रशिया इतना बड़ा साम्यवादी देश जो था वहां पर भी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया। तो हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे ऐसी बातें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद बढ़ गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मानवाधिकारों से जुड़े हुए हमें बहुत सारे कंसर्न देखने को मिले। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में असमानता की समस्याओं को सुलझाने में आईएमएफ की क्या भूमिका है और डब्ल्यूबी की क्या भूमिका है। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दो बैंक ऐसे हैं जो देशों को अपनी अर्थव्यवस्था और अपने विकास के लिए लोन देते हैं और काफी हद तक विकासशील देशों को इनके द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया गया है उनके लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रदान करता ही है। वो फ्रेमवर्क इन देशों को एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत इनको देशों को अपने देश के लिए कैसी पॉलिसीज, कैसी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें भी हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आईएमएफ, डब्ल्यूबी हर एक देश की अर्थव्यवस्था का जायजा लेती है कि किस देश को किस क्षेत्र की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि उसके देश में इन्वेस्टर आएंगे, या फिर किस देश को अधिक लाभ हो सकता है किन क्षेत्रों में निवेश कर उनको भी ये इस प्रकार की सलाह देने का कार्य करता है। तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। आईएमएफ डब्ल्यूबी को लेकर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप डायरेक्टली सर्च कीजिए और लास्ट में लिख लीजिए भाई सोल सॉल्यूशन। ना मिले तो आप हमसे बोल सकते हैं कमेंट करके। गैर सरकारी संगठनों में एनजीओज की क्या भूमिका है, परिभाषित कीजिए। तो भाई गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिसे सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो चैरिटी के होते हैं, जो गरीब जनता की सच में मदद करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, गरीब जनता तो नहीं हम कह सकते, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों की वो क्या करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा अपना चैरिटी में करना चाहते हैं। वो अपने आप को ये भी शो करना चाहते हैं कि अगर हम अधिक पैसा कमाते हैं तो हम अधिक लोगों के लिए विकास का भी काम करते हैं। तो पहले इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एनजीओ को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या भूमिका है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को आपसी संबंध सुधारने में इनकी बहुत भूमिका है, देशों में विकास के लिए मार्ग प्रस्तुत करने में इनकी बहुत भूमिका है, और साथ ही साथ में जैसे आज इंडिया के अंदर देखिए तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और भारत के अंदर लगातार डेवलपमेंट के लिए, जनता गरीब लोगों के एजुकेशंस के लिए, और साथ ही साथ में ऐसे लोग जो अपना डेवलपमेंट खुद नहीं कर पाते तो उन लोगों के लिए काफी हद तक ये क्या करती है, अपनी भूमिका को निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में प्रवासी मजदूर जो है वो काफी हद तक प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा है कि भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, वहां जाकर बस जाते हैं और वहां के संसाधनों पर धीरे धीरे कब्जा करने लगते हैं, या फिर वहां के संसाधन तेजी से हाश होने लगता है, और ये मजदूर पहले खुद जाते हैं, फिर आने वाले टाइम पे और लोगों को भी लेके जाते हैं। तो वहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती है और जिससे उस देशों में असंतुलन पैदा होना शुरू हो जाता है। वो पर्यावरण से असंतुलन हो सकता है, वो लोगों के जॉब के रेशियो से हो सकता है, या फिर वो वहाँ के अन्य चीज़ों पे भी निर्भर करता है। तो ये प्रवासी मजदूर काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनों को बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि विकास और पर्यावरण की समस्याओं के बीच में संबंध का क्या वर्णन है। देखो विकास जहाँ पर, डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है तो वहाँ पर पर्यावरण की समस्याएं हो रही है। हम संसाधनों का उपयोग करते हैं क्योंकि संसाधन सीमित है, और सीमित संसाधनों का हम
अत्यधिक अगर उपयोग कर रहे हैं तो एक तो पर्यावरण में असंतुलन बन रहा है, दूसरी बात पर्यावरण को हानि भी पहुंच रही है। जैसे हमारे सामने पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, अगर हम पेड़ पौधों को काट कर हम सोचें कि बहुत ज़्यादा हम लाभ कमा लेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। जो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा बदल सकता है। पर्यावरण के अंदर ओजोन परत है या और जो अन्य पर्यावरण के घटक है, चाहे हमें ऑक्सीजन प्राप्त करने की बात है या फिर जीव जंतुओं को पोषण देने की बात है, तो ये सारा का सारा संतुलन जो है वो हमारा बिगड़ता हुआ हमें नजर आएगा। तो दोनों के बीच में संबंध है। अगर हम देखें हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, पर्यावरण ठीक ढंग से नहीं है, तो हमारे देश में विकास भी नहीं होगा। आप ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को इंडिकेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जहाँ पर वहाँ का पर्यावरण जो है वो संतुलन में नहीं है, तो वहाँ पर विकास क्या, वहाँ पर लोग बाग रहना भी पसंद नहीं करते। एक्सेप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, यानी ऐसी जगहें आपको जहाँ पर बहुत सारी मिलेंगी जहाँ पर संसाधन नहीं है तभी भी लोग जाना पसंद करते हैं, बट सब जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्भरता के प्रौद्योगिकी क्या क्या प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम देख रहे हैं देश एक दूसरे, जैसे आज भारत है, भारत अमेरिका के ऊपर, चाइना के ऊपर और देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होता जा रहा है, चाहे वो तकनीकों के मामले में हो, चाहे वो वहाँ से कच्चा माल, रॉ मटेरियल या फिर जो विनिर्मित वस्तु है उसको खरीदने में हो, तो उसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। क्योंकि हमारे देश में है नहीं तो हम क्या हो रहे हैं, हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, और दूसरे देशों पर जब हम निर्भर हो रहे हैं तो इससे हमारे देश का क्या हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो जो विकास करने का जो लगातार प्रक्रिया है वो हमारे देश में ठीक ढंग से हमें दिख नहीं पा रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है। देखो ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म क्या है और साथ ही साथ में आप इससे क्या समझते हैं, राज्य की स्वयंप्रभुता को इसने कैसे प्रभावित किया है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कुल मिलाकर हम बात करें तो वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम बताने थे। जैसा कि मैंने बताया था कि राज्य की स्वयंप्रभुता बहुत अच्छे से प्रभावित हुई है। राज्य पहले नागरिकता के विषय में अच्छे डिसीजन लेता था, राज्य पहले सूचना तंत्र, क्या खबर छपेगी क्या नहीं छपेगी, वो सारा का सारा अपना कंट्रोल रखता था। लेकिन आज के ज़माने में हमारी सरकार के हाथों से काफ़ी हद तक ये दायरा निकलता जा रहा है। सूचना के लिए आप में से मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो रेडियो के थ्रू समाचार सुनते होंगे, क्योंकि हमारे पास में आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऐप्स हैंगे, बहुत सारे प्राइवेट न्यूज़पेपर्स हैं, हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम उसके ऊपर ज़्यादा हम भरोसा भी करते हैं कि वो हमें अच्छी तरीके से गुणवत्ता से हमें न्यूज़ों को समझाएगा। नागरिकता के मामले में कहें तो पहले सरकार डिसाइड करती थी किसको नागरिकता देनी है किसको नहीं देनी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे देश ऐसे हैंगे जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, वहाँ की सरकार आपको नागरिकता दे देगी। जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा। जैसे विजय माल्या था भाई, भारत से उसने काफ़ी पैसे उधार लिए, आज ब्रिटेन में जाकर रह रहे का मतलब यह है कि भारत के लिए तो दोषी है लेकिन वहाँ पर वो अपने जीवन को सर्वाइव कर पा रहा है। भारत में होता तो वो जेल में होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम उस देश में इन्वेस्टमेंट कर दें, हम उस देश के अंदर रह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण राज्य की स्वयंप्रभुता को चुनौती दे रहा है। बहुत सारी सरकार पहले राज्य के लिए अंदर रोजगार की या और सुविधाएं प्रदान करता था, लेकिन आज सरकार जो है रोजगार के मामले भी सरकार के हाथ से काफ़ी हद तक खींचते जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज पे हम काफ़ी हद तक डिपेंड होते जा रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आ रही है, दूसरी हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार जो है हमारे लिए उचित प्रबंध या जो व्यवस्था है उन सबको करने में काफ़ी हद तक असमर्थ हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है कि शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस अर्थों में पूर्ववर्ती चरणों से भिन्न है। यानी कैसे हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है वो, शीत युद्ध जो है उसके बाद से वैश्वीकरण में काफी बदलाव आया। शीत युद्ध से पहले वैश्वीकरण कुछ और था और शीत युद्ध के बाद, क्योंकि अमेरिका के द्वारा पूंजीवाद को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनियां एक देश से दूसरे स्तर पर बेरोक टोक जा रही है, धड़ल्ले से उस देश का विकास हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उस कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये शीत युद्ध के बाद में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, व्यापार की प्रक्रिया है, वो पहले काफ़ी बाउंडेशन में थी। बहुत सारे देश ऐसे थे जो सोवियत व्यवस्था पर निर्भर करते थे, तो उन्होंने क्या कर रखा था, वैश्वीकरण को अपना नहीं रखा था। भारत भी उन देशों में से एक है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदला, भारत के लिए विकास का मॉडल और विकास का तरीका भी बदला। भारत जो पहले वैश्वीकरण को इतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करता था, लेकिन भारत ने भी आगे चलकर WTO या और देशों की जो शर्तें थी उन शर्तों को स्वीकार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप ये भी ज़रूर याद रखना, आप सबके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर
27 की, वैसे मेरे ख्याल से 26 ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो रिपीट हो गया था, तो 26 होगा। वैश्वीकरण के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण के दायरे को बदलते हुए, देखो हमने शीत युद्ध से पहले देखा कि भाई कंपनियां देशों से दूसरे देशों में कम जाती थी, देश वैश्वीकरण को कम एक्सेप्ट करते थे। वैश्वीकरण की वजह से क्योंकि बहुत सारी हानियां हुई, आपने देखा है सरकार के हाथ से बहुत सारे दायरे छूटते जा रहे हैं। तो वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्यों को भी बदल दिया है। वैश्वीकरण ने बहुत सारे देशों को अपने खराब संबंधों के बाद भी, जैसे भारत चीन के अंदर बहुत ज़्यादा संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन तभी भी आर्थिक रूप से अगर हम देखें, हमारी इतनी डिपेंडेंसी है, तब भी हम उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। तो हमारे पहले क्या होते थे, जिन देशों से राजनीतिक संबंध हमारे अच्छे होते थे, केवल उन देशों से हमारे आर्थिक संबंध भी अच्छे होते थे। लेकिन वर्तमान समय में वैश्वीकरण ने इस परिप्रेक्ष्य को बिल्कुल बदल दिया है। वर्तमान समय में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनसे हमारे ट्रेड होते हैं, हमारे उनसे राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ पर से हमारे देश में लोगों का आना जाना, वहाँ पर देशों के साथ में हमारा व्यापार होना, और साथ ही साथ में सूचना प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों का ट्रांसफर होना, ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो होपफुली आप लोग इन सभी वीडियोस को देखिए, ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। देखिए सारे के सारे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को पक्का देखिए जाइए। परमाणु अप्रसार संधि, इस वीडियो को पक्का देखिए जाइए। विश्व बैंक के क्या क्या कार्य, ये देख के जाइए। भारतीय को बढ़ती हुई महाशक्ति, इसको पक्का देख के जाइए। यथार्थवाद की मान्यताएं पक्का देख के जाइए। आतंकवाद क्या है, ये पक्का देख के जाइए। यथार्थवाद नव यथार्थवाद में अंतर, ये पक्का देख के जाइए। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में अंतर, ये पक्का देख के जाइए। जे एन टेगनर के विचार, ये पक्का देख के जाइए। में कुछ क्वेश्चन मैंने पहले के भी बता रखे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने वो देखने तो वो भी देख सकते हो। इसके अलावा भारत की विदेश नीति की निर्धारण करने में ये नहीं करना आपको। पारराष्ट्रीय निगम क्या है, टीएनसीज क्या है? एक ऐसी कंपनी जो एक ही समय में क्या करती है, एक ही समय में अपने बिजनेस को एक से ज़्यादा देशों में क्या करती है, रन करती है, चलाती है, तो वो पारराष्ट्रीय निगम कहलाती है। इसके अलावा शीत युद्ध के बारे में भी कुछ वीडियोस है, अगर आप लोगों के पास टाइम है, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो आप ये सारी की सारी वीडियोस अवश्य ही देख के जाना। अगर कोई वीडियो कैसी पसंद आई, अधिक से अधिक मिनटों तक रिकमेंड करिए। आप सामने रह जाएंगे, आपसे कोई पूछे हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना काम करते हैं, तो आपसे हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे लिए ज़रूर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे 612 लोग अब तक मुझसे जुड़ चुके हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।